आपको क्या लगता है आज ग्लोबली सिचुएशन इज़ वेरी अनसर्टेन, इकोनॉमी इज़ डाउनफॉल, स्टॉक मार्केट डाउनफॉल, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ है आज अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में? वैसे तो मुझे लगता है कि विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस वार से अनइफेक्टिव हो। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट ईरान और मिडिल ईस्ट पे है। ईरान पे तो यूँ क्योंकि उस पर तो डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट पे इसलिए कि ईरान ने मिडिल ईस्ट पर कंटिन्यू अटैक किए हैं। उनको अटैक से नुकसान हुआ है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उनका एक बहुत बड़ा एसेट था, सेफ हेवन कंट्री। सेफ हेवन कंट्री से मतलब टैक्स सेफ हेवन की बात नहीं कर रहा हूँ। या रात को घूमना फिरना सेफ है? नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं। मतलब अब तक ये था कि विश्व में कहीं भी लड़ाई हो जाओ, यूएई पे तो झगड़ा होना ही नहीं, क्योंकि यूएई के सबके साथ अच्छे संबंध हैं। और देखा जाए तो अभी भी ये लड़ाई यूएई की थोड़ी है, ये लड़ाई तो ईरान और इजराइल और अमेरिका की है। लेकिन यूएई पर हमले हो रहे हैं और अच्छे खासे हो रहे हैं। तो अब कोई भी आदमी जो यूएई में इन्वेस्ट करता था ये सोच के कि मैं एक सेफ कंट्री में हूँ, वो मिथक टूट गया है। तो सेफ्टी ऑफ कह रहे हो आप, कैपिटल फ्लो बेसिकली, जो सेफ हेवन समझते हैं कि कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो चल रही थी। नो, मेरा मतलब ये है, मान लो मेरे पास बहुत पैसा है। अब जब पैसा है तो चिंता किस चीज़ की कि मेरे पे कोई अटैक नहीं हो जाए। कल मैं और नैन्सी किसी से बात कर रहे थे, वो 500 फोर्ब्स मैगजीन के 500 उस पे था, और फोर्ब्स मैगजीन के मेन पेज पे भी आया। उन्होंने बताया मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा जो शरीर है सुरक्षित रहे, क्योंकि मुझे तो 80 साल जीना है कम से कम। आज के दिन अगर ठीक ठाक मेडिकल फैसिलिटी सब हैं तो उम्र 80 साल है, तो 80 साल जीना तो ऐसी कंट्री में रहना पड़ेगा जहाँ हमला ना हो। बट अगर इनऑल देखें, जैसे इंडिया की स्टॉक मार्केट भी आज की डेट में 20-30% है। बीइंग इन रियल एस्टेट मेरे को तो डर ही लगता है, बट फ्लक्चुएशन वॉलेटाइल है, लोग स्टॉक्स पे ही रिलेट करते हैं पूरी इकोनॉमी को। तो आज 20-30% इंडिया की स्टॉक मार्केट डाउन है, बट इंडियन गवर्नमेंट तो उसे कैसे टैकल कर रही है? यूएई का आई डोंट नो कि कितना आउटफ्लो हुआ है, बट यहाँ से भी काफ़ी हुआ है। दो चीज़ देखिए, हमारा डॉलर जो 84-85 चल रहा था रुपी, वो 94-95 चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि 1,20,000 करोड़ रुपया, 1,20,000 करोड़ रुपया, लगभग 13-14 बिलियन डॉलर मार्च में एफडीआई लेके चले गए इंडिया की स्टॉक मार्केट से एफिक के, मैंने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उतना ही पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डाल दिया, बैक कर दिया। मार्केट टूटी, नो डाउट। मान लो 100 इंडेक्स था, आज इंडेक्स 80 रह गया, 85 रह गया। तो जो बेच के निकले वो 100 से 85 तक बेच के निकले, और जो खरीदार रहे वो भी 85 से 100 तक एंटर करते। तो ये स्ट्रेंथ है भारत की इकोनॉमी की। हाँ, इसमें कोई वो नहीं कि मार्केट डाउन है और इसी वजह से डॉलर 95 चला गया, राइट। लेकिन एक इसमें भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है कि जब एफडीआई गया 92-93 के डॉलर खरीद के गया, जब आया था तो 70-80 पे आया होगा, राइट। जिस टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी डॉलर का कम ही था। यस। तो उसके बावजूद भी एफडीआई ने यहाँ से पैसा बनाया होगा, नो डाउट। और मुझे लगता है जैसे ही ये नॉर्मल होगी, क्योंकि इंडिया इज नॉट इन द वार, इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट और अमेरिका वार। तो जैसे ही वार की पोजीशन नॉर्मल होगी तो एफडीआई फिर आएगा। तो सिचुएशन इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, और पोस्ट वार तो मालूम नहीं कि मुझे लगता है कमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग 7 कंट्री बननी है। गाजा पूरा बनना है, लेबनान बनना है, यूक्रेन बनना है, सीरिया बनना है, ईरान बनना है, मिडिल ईस्ट में बहुत काम होना है, और रशिया में इटसेल्फ बहुत काम होना है। तो वर्ल्ड में मुझे बताओ, काम करने वाली लेबर इंडिया और चाइना, नो डाउट चाइना के बाद लेबर है, लेकिन पोजीशन देखिए, हम आज सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, यस। तो हमारे पास मैन पावर चाइना से भी कहीं ज़्यादा है।
सिविल में मैन पावर की ज़रूरत है, स्टील की ज़रूरत है, हमारे पास स्टील है, सीमेंट की ज़रूरत है, हमारे पास सीमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो नो डाउट हमारे को बहुत काम मिलने वाला है। राइट। हम सबको कमर कस के बेल्ट बांध के तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी तुरंत हमें ग्रैब करनी है। तो बेसिकली वो कोट सही है, अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कोट फॉर एटलीस्ट इंडियंस, बस कोट यस, फॉर एटलीस्ट। रादर देन आप ये देखिए जब भी युद्ध हुए हैं उसके बाद हमेशा बूम आता है, और अब तो युद्ध में 7 ऐसे कंट्री इन्वॉल्व हैं जो दोबारा से रीबिल्ट होंगे। रीबिल्ड होनी। और फाइनली अगर आपको लगता है सीइंग यंगस्टर्स, यंग जनरेशन या पीपल लाइक मी कि किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए और क्या मिस आउट है, क्योंकि आप इतने एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, फाउंडर्स इन सबसे मिलते रहते हो, किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए और क्या मिस आउट है आज की जनरेशन में? बड़ा क्वेश्चन है। मतलब एक चीज़ तो तय है कि आज की जनरेशन हमारे से ज़्यादा समझदार है, मेहनती भी है, लेकिन पेशेंस नाम की चिड़िया नहीं है। चिड़िया है तो उड़ेगी, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, पेशेंस नहीं है। दूसरे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। और अब ये मैं गांव वालों की बात भी कर रहा हूँ, गांव से भी जो लड़का शहर आता है वो ये कोशिश करता है फटाफट काम हो जाए, गाड़ी आ जाए, आज ही मिल जाए सब। आज ही मिल जाए। अच्छा अब मिल गया, अब सब कुछ मिल गया। मिला इसलिए कि उसमें बुद्धि थी, ज्ञान था। मिलने के बाद पैसा तो दिमाग में चढ़ जाता है, मतलब अहंकार आ जाता है। और जब वो गांव से चला था या छोटा सा जब चला था तो उसके दिमाग में ज्ञान था, वो ज्ञान जेब में चला जाता है। तो पैसा दिमाग में, ज्ञान जेब में होना उल्टा चाहिए। पैसा आपकी जेब में रहे और ज्ञान यहाँ रहे तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बट हो उल्टा जाता है, उससे बचना है, उससे बचना है। बस यही एक चीज है। आज भी यही है, राम के समय भी यही थी, कृष्ण जी के समय भी यही है। राइट। इससे बचना है। कि आपको मालूम है कि इंडिया में हर महीने कितनी पॉपुलेशन, कितने हमारे यंगस्टर्स वर्किंग कैटेगरी में ऐड होते जाते हैं? हर महीने में इंडिया में 50,000 1 लाख लोग, सीइंग द पॉपुलेशन, हर महीने इतने ऐड ऑन होते होंगे। एक्चुअली क्या तुम लोग शहरों में रहते हो, ठीक से आइडिया नहीं कर पाते। हमारे गांव में और सारे मिला के लगभग 10 लाख 1 मिलियन पीपल हर महीने एड ऑन हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। और हमारे रिटायरिंग कुछ होती नहीं, 10 लाख लोग हर महीने आ जाते हैं। तो इसलिए जो तुम चाइना की बात कर रहे थे कि चाइना भी एक है, तो चाइना मैन पावर में, मेहनत करने में हमारे आसपास कहीं है नहीं। वो बढ़ाते जा रहे हैं। जो 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी उसकी वजह से चाइना में अगर इंडेक्स देखोगे तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक चैलेंज भी इस बार से आने वाला है हमारे सामने कि हमारे 90 लाख लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। 9 मिलियन अप्रॉक्स। मेरा ये मानना तो नहीं है कि सब वापस आएंगे, लेकिन कुछ लोग वापस आ सकते हैं। अनसर्टेनिटी देख के, फ्यूचर देख के, हाँ, फ्यूचर देख के, सैलरीज ले ऑफ भी होंगे, टूरिज्म कंट्री खत्म होंगी, तो करीब $50 बिलियन की रेमिटेंस आती है ईयरली हमारे पास। तो जो 9 लाख लोग काम करते हैं उनसे $50 बिलियन एनुअली आता है एनुअली रेमिटेंस इंडिया में, उनकी सैलरीज जो घर भेजते होंगे। इट्स अ फैंटास्टिक अमाउंट। तो इसमें कमी आने की थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है जितनी अपॉर्चुनिटी है उसके सामने चैलेंज कोई लंबी चौड़ी बात है। अपॉर्चुनिटीज आर टू मच। वन मोर सरप्राइज, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी माइंस के, कोल माइनिंग को डीजल की सप्लाई बंद कर दी है। कोल माइंस पे डीजल सप्लाई बंद, नॉट ए मैटर ऑफ प्राइस, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डीजल नहीं है, पहुंच ही नहीं रहा। पहुंच रहा है तो लोकल पब्लिक के लिए यूज हो रहा है। कितनी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की, फ्रांस की, और हम कितने लोग हैं? मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। 140 करोड़ को तेल, रोटी सब कुछ देना और कुछ लाख के लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाना, इट्स अ बिग स्ट्रेंथ। यस। बट इंडिया को आप ये देखो, पाकिस्तान की बात कर लो, 438 रुपए लीटर डीजल है। हफ्ते में 4 दिन काम कर सकते हो आप, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कंफर्ट देना है, इसलिए कि तेल नहीं है। अब बांग्लादेश में सभी स्कूल्स की स्टूडेंट्स को वर्क स्टडी फ्रॉम होम कर दिया, इसलिए नहीं कि बच्चों को कंफर्ट देना था, डीजल नहीं है। बिग कंसर्न। हमने बांग्लादेश को डीजल भेजा है, हमने श्रीलंका को डीजल भेजा है।
एक्चुअली ये पॉइंट तो लुक अप टू करना चाहिए फॉर एवर ही जो कर रही है गवर्नमेंट। Yes, तो लेकिन क्या है, मान लो अगर आप अपने जो यहाँ स्टूडियो में काम इनसे बात करो या किसी से भी चल कर बात कर लो, इंडिया ने गवर्नमेंट ने तेल के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या करती है? कुछ नहीं करती वो क्यों? नरेटिव में। क्योंकि उसने 200 रुपये भाव देखा नहीं। हम्म, वो जो बेचारा दिन रात की उसमें लगा हुआ है, उसने कंपैरिजन देखा ही नहीं ना, पाकिस्तान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, दूसरी जगह क्या हो रहा है वो तो पता ही नहीं ना। मैं मेरा मजे में चलता हम्म, रादर देन अभी पीछे 10 रुपये लीटर गवर्नमेंट ने कंपनीज को सब्सिडी दी है, ड्यूटीज कम की हैं ड्यूटीज कम की। ताकि पेट्रोलियम कंपनीज का लॉस ना हो। तो इंडियन स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पोस्ट वार मुझे लगता है इंडिया विल ग्रो इट, मतलब आई थिंक जो हमारी आज पोजीशन है उससे भी वी शेप में हमारी ग्रोथ ऊपर जाएगी। क्योंकि एक मुझे और पॉइंट याद आया इसमें कि अभी वॉर में ईरान ने स्पेसिफिकली बहुत डेटा सेंटर्स का अटैक किया है यूएई में। अमेजोन के डेटा सेंटर पे 2-3 ड्रोन्स भी हुए हैं विच कैन हाईली इम्पैक्ट देयर बैंकिंग Yes. टेक। एप्पल पे, हाँ। डेल पे, और उनमें से कुछ डेटा सेंटर यहाँ आने शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, मैसूर में। क्योंकि शायद उसका ऑल्टरनेट तो सिर्फ इंडिया ही होगा पूरे वर्ल्ड में। मैन पावर नहीं, बहुत Land- सस्ते हैं। हाँ सस्ता। आप ये देखिए हमारे यहाँ मैन पावर और लैंड रेट जो ऑफिस में है वो शायद दुबई से भी 50% कम हो, और अगर वो अमेरिका यूरोप लेके जाने की बात करूँ तो 3 गुना कम है। और वाटर यूजेज है तो वो भी हमारे साउथ में हो जाएगा, तो वो सारे डाटा में वाटर की बहुत ज़रूरत है, पावर की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे पास पानी की भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास पावर की भी कमी नहीं है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर कंट्री है, तो हमारे पास सोलर पावर काफ़ी है हमारे। और अब हमने कोल पावर पे भी थोड़ा सा वापस हमने शुरू किया है। मतलब देयर इज ए नो शॉर्टेज ऑफ पावर इन द इंडिया। और जो ग्रीन की बात है, नो डाउट हम ग्रीन पावर पे, ग्रीन उस पे काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन आज जो वार की पोजीशन है इसमें आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ग्रीन थोड़ा सा पीछे चला गया। पहले तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ राइट।